और स्पोर्ट्स मैनिया में जैसे मैंने आपसे वादा किया था शुरुआत में कि आज एक गुरु शिष्य की जोड़ी को हम आपके पास लेके आए हैं जो टेबल टेनिस जगत से हैं। जी हाँ, द्रोणाचार्य अवार्ड विनर संदीप गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस स्पोर्ट की साधना में ही बिता दिया है। उनके शिष्य आज देश में नाम रोशन कर रहे हैं, विदेशों में पदक जीत रहे हैं। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर पायस जैन। अ वेरी वार्म वेलकम पायस। थैंक यू। नमस्ते संदीप जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम टेबल टेनिस की बात करते हैं तो आज तो फिर भी हमें पता है कि उसमें स्कोप है, आगे बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन जब आपने सफ़र शुरू किया होगा तब महज कुछ ही लोग होंगे जो शायद स्पोर्ट्स को जानते भी होंगे। तो वो दौर कैसा था, आपने कहाँ से शुरुआत की? प्रियदर्शनी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कोचिंग फील्ड तो 1993 से शुरू किया जी। पर 1984 में मैं टेबल टेनिस खेलता था यूपी से। जी। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, छोटा सा। तो वहाँ पर कॉलेज के अंदर टेबल होती थी। तो 5th क्लास में हम लोग पढ़ते थे, तो बैडमिंटन खेलता था मैं। तो बारिश वारिश होती थी, आउटडोर कोर्ट होते थे। तो क्योंकि घर से स्पोर्ट्स खेलने के लिए निकलते थे, तो बारिश हो गई तो टेबल टेनिस हॉल में सीनियर्स प्लेयर्स को खेलते हुए देखते थे। तो शायद वो कभी कभी चाय पीने चले जाते थे या कुछ ब्रेक के लिए जाते थे, तो उनके रैकेट से खेलना शुरू हुआ। क्योंकि फैसिलिटीज़ का बहुत अभाव था स्कूलों में। छोटी छोटी सी टियर बी टियर डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। तो यहाँ से जर्नी शुरुआत हुई। बिल्कुल। और पायस, आप वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं अंडर 17 और अंडर 19 में। तो आपका टेबल टेनिस में कैसे इंटरेस्ट जगा, कैसे आपकी शुरुआत हुई? मेरी शुरुआत हुई, मेरे दोनों जो है, मेरे मॉम डैड दोनों नेशनल प्लेयर्स थे। एक्चुअली मेरी मॉम जो है वो सिल्वर मेडलिस्ट है नेशनल उसमें, स्कूल नेशनल्स में। तो टेबल टेनिस से पहले मैंने शुरुआत में सारी स्पोर्ट्स खेली, जो है बास्केटबॉल, फुटबॉल, बट लास्ट में कहते हैं ना कि मन तो टेबल टेनिस में ही लगा। तो स्टार्ट मैंने वैसे किया, मेरी उम्र थी 6 साल, मैंने स्टार्ट वहाँ से किया। और मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था अंडर 8 में दिल्ली में। तो मेरा पहला टूर्नामेंट वो था। और वो अपनी मम्मी पापा को देखते देखते मेरे को भी था कि मेरे को उनके जैसा बनना है, उनके जैसा खेलना है। तो शुरुआत मेरी वहीं से स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे मैं संदीप सर के थ्रू उनसे मिला एंड उन सर ने अच्छा गाइड किया कैसे खेलना है, आगे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे प्रोफेशनली अपने गेम को आगे लेके जाना है। संदीप जी, जैसे पायस ने कहा कि उनकी आपसे मुलाकात हुई और फिर आगे का सफ़र शुरू हुआ, तो किसी भी गेम की अगर हम बात करें तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आपने कैसे परखते हैं आपके इस बच्चे में प्रतिभा है, मैं इसको पे मेहनत करके एक मुकाम तक पहुंचा सकता हूँ? प्रियदर्शनी जी, ऐसा है कि हमारा जो गेम है वर्ल्ड में फास्टेस्ट गेम है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन का गेम है। तो हम जो इनिशियल स्टेजेस पे बच्चों को बॉल्स जो थ्रो करते हैं, तो उसके रिएक्शंस को कैच करते हैं कि वो कितना मिनिमम सेकंड्स के अंदर बॉल को पिक करता है, कैसे उसके हैंड्स रिएक्ट करते हैं, कैसे उसकी आइज़ उस बॉल को ट्रैक करती है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं हम लोगों के, जिससे हम बच्चों के टैलेंट को हंट करते हैं। जी। तो संदीप जी, हर कोच का एक आई थिंक डिफरेंट स्टाइल होता है। कोई बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कोई बहुत फ्रेंडली होता है। तो आपको अगर कहा जाए कि आप अपने कोचिंग स्टाइल को थोड़ा डिफाइन कीजिए, तो किस तरह का स्टाइल है आपका? नहीं, मैं बहुत डिसिप्लिन, बहुत स्ट्रिक्ट कोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने 93 से कोचिंग शुरू की। उस टाइम दिल्ली के अंदर बहुत कम प्लेयर थे जो इंडिया रैंकिंग में थे। उसमें मेरी इनिशियल स्टेज में जो प्लेयर्स थे, एक नेहा अग्रवाल फर्स्ट ओलंपिक खेली 18 साल की उम्र में दिल्ली में। उससे पहले कभी भी कोई प्लेयर दिल्ली से ओलंपिक टेबल टेनिस के अंदर नहीं खेला। तो उसके साथ 7 टाइम्स वो नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, सिल्वर मेडल रही, और 3 टाइम्स नेशनल चैंपियन बनी वो अपनी कैटेगरी में। एशियन गेम्स खेली। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर जूनियर्स के अंदर उसके मेडल थे, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल रहा। मैंने एशिया टीम को रिप्रेजेंट किया, तो चाइना, जापान, कोरिया के कोचेस के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक टुगेदर टीम पार्टिसिपेट करती है कॉन्टिजेंट की, तो उसको रिप्रेजेंट किया। तो बेसिकली क्या है कि स्पोर्ट्स में आप तभी अच्छे हो सकते हैं जब आपके अंदर डिसिप्लिन, डेडिकेशंस हो, तभी आप बच्चों को उस लेवल पे तैयार कर पाएंगे। राइट। पायस, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जाते हैं, सामने चाइना जैसी कंट्री के प्लेयर्स भी होते हैं, ऐसे में अपना हौसला कैसे बुलंद रखते हैं? टेक्निक तो अपनी जगह है ही, लेकिन मेंटल एबिलिटी और एक संयम रखना भी उतना ही ज़रूरी है, उसके बारे में कुछ बताएं। तो जैसे आपने बात करी मेंटल स्टेबिलिटी एंड फिजिकल, तो इसकी भी हम ट्रेनिंग अलग से करते हैं। अच्छा। अपने ही प्रैक्टिस शेड्यूल में मेरे मेंटल ट्रेनर एक अलग है,
मेरा फिजिकल ट्रेनर अलग है। तो ये सब चीज़ें जो है मिक्स होके जब मैं खेलने जाता हूँ तो ऑफ कोर्स एक बिलीव होता है कि हाँ मेरी जो मेहनत है वो मैंने पूरी करी है, 100% करी है। तो उस बिलीव के साथ ही जाता हूँ मैं। और ऑफ कोर्स जब मैं खेलता हूँ तो फिर मैं ये सब चीज़ें नहीं सोचता कि मेरे को क्या नहीं करना क्या नहीं करना, बट सब पॉजिटिव चीज़ें सोचता हूँ मैं राइट। कि क्या क्या मुझे एनालाइज करना है, क्या क्या मुझे खेलना है। तो बस उसी चीज़ पे फोकस करता हूँ मैं ज़्यादातर। आगे बढ़ते हैं जी। और संदीप जी, बहुत सारे लोग हमें जो देख रहे हैं उनको नहीं पता कि सबको नहीं पता होता कि टेबल टेनिस क्या है, टेनिस और टेबल टेनिस में क्या डिफरेंस है। तो मैं चाहूँगी कि आप एक लेमन लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को बताएं कि टेबल टेनिस किन कैटेगरीज में खेला जाता है, कैसा ये स्पोर्ट है। मैम टेबल टेनिस जो है अंडर 11 कैटेगरी से नेशनल चैंपियनशिप शुरू हो जाती है। इंटरनेशनल भी उसी में वर्ल्ड चैंपियनशिप, सारे वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट होते हैं। इंडियन टीम का पार्टिसिपेट करती है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट टीम का सिलेक्शन होता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बच्चे परफॉर्म अच्छा करते हैं वो स्टेट खेलते हैं। स्टेट टीम में जब सिलेक्शन होता है तो नेशनल खेलते हैं। नेशनल टीम में जिन बच्चों का सिलेक्ट होता है वो इंटरनेशनल खेलते हैं। अच्छा। ये एक प्लेटफॉर्म है और उसमें दिल्ली इस टाइम बहुत अच्छा कर रहा है कि दिल्ली के काफ़ी प्लेयर्स इस टाइम नेशनल फिगर्स में इंडिया टीम में भी हैं। और जैसे कि पायस वर्ल्ड में नंबर 1 रहा अंडर 17 कैटेगरी में, 19 में, और अब मेंस टीम में भी वो इंडिया की रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है प्लेयर्स के लिए। और गवर्नमेंट हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। खेलो इंडिया स्कीम है, पहले नहीं थी, तो उसमें 6 लाख, उसमें मैं TDIC का मेंबर भी हूँ, टैलेंट हंटिंग का, जब से ये इंट्रोड्यूस हुई। पहले टेबल टेनिस नहीं था। 2018 में जो कॉमनवेल्थ के अंदर हमारे 8 मेडल आए, मनिका बत्रा ने उसमें 4 मेडल जीते, वो भी मेरी स्टूडेंट रही है दिल्ली की, खेल रत्न अवार्डी है। तो अब उनके बाद टेबल टेनिस खेलो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। आज उसमें 120 प्लेयरों को गवर्नमेंट 6 लाख रुपए साल क्या बात दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। जो उनकी प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम है उसमें 3 से 6 लाख रुपए दे रही है। और एक उनकी है जो प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए, उसमें 15 लाख तक दिल्ली गवर्नमेंट प्लेयरों को दे रही है। तो दिल्ली सरकार भी उसमें आज अपने आप प्लेयरों को बहुत सपोर्ट कर रही है। संदीप जी, इतना सब कुछ सरकार कर रही है, लेकिन अभी भी अगर हम BC टाउन्स की बात करें तो वहाँ पे लोग टेबल टेनिस को एज अ हॉबी गेम लेते हैं, और अगर अच्छा करते हैं तो उनको ये नहीं पता कि इसमें मैं नेशनल खेलना अगर चाहता हूँ या स्टेट खेलना चाहता हूँ तो जरिया क्या है, रास्ता क्या है वहाँ तक पहुँचने का। नहीं मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। छोटी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स का अभाव है, बट अब गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी पॉलिसीज़ की हैं कि वो B टियर और C टियर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो उनके स्टेडियम्स हैं, उनके यहाँ टेबल्स का, कोचेज़ का को मुहैया कराना, उनको अपॉइंट करना, जिससे कि वो अपने गेम की अपनी स्किल को करें। और फिर वहाँ से निकलने के बाद वो जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ जो हाई एंड कोचेज़ हैं, नेशनल वहाँ के स्टेट्स के जो अच्छे सेंटर्स हैं वहाँ पे मूव ऑन हो जाते हैं। सर, आप एक इंटरनेशनल कोच हैं, आप सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा हैं, आप देश विदेश की यात्रा करते हैं और आप जानते हैं कि टेबल टेनिस का क्या लैंडस्केप है बाहर के देशों में। तो भारत को क्या सीखने की ज़रूरत है दूसरी कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर से? मैम बस वो एक यही हमारी गवर्नमेंट ने पहले के कंपैरेटिवली आज बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बट अगर हम कंपैरिजन करें चाइना, जापान, कोरिया से, तो उनके यहाँ स्ट्रक्चर्ड हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टेबल टेनिस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो मोर देन 100 टेबल्स के सेंटर्स हैं और नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मेंटल ट्रेनिंग की जैसे पायस को बात की, पायस को आज ये चीज़ें सपोर्ट कर रही है। पर जैसे आपने अभी बात करी B और C टियर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। तो हमें ग्रास रूट लेवल पे ही वही वर्ल्ड लेवल की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि हमें फार्मूला 1 ड्रिवन करनी है, तो इनिशियल स्टेज से भी अगर वो फार्मूला 1 की गाड़ी को यूज़ करेगा तभी वो उसके अंदर यूज टू होगा ना, कि हाई एंड होगा। अगर वो उस लेवल पे पहुंचने के बाद उसको करेगा तो उसको फैमिलियर होने में, उसके स्किल को डेवलप करने में इट्स विल टेक टाइम। तो यही जो चाइना, जापान, कोरिया के हैं वहाँ के सेंटर्स हैं, क्योंकि मैं अजीमोटो जो जापान का नेशनल सेंटर है वहाँ भी रहा। मैं 2011 के अंदर यूएनओ का कुछ स्कीम थी, तो हिंदुस्तान से 2 जो कोचेज थे उनको उन्होंने हायर किया था और उनके नेशनल सेंटर में ट्रेन किया था। तो वहाँ हमने देखा कि एथलेटिक्स भी इंडोर में हो रही है 24/7। अगर हम दिल्ली की बात करें तो वो ये चीज़ें का अभाव है कि वेदर कंडीशंस नहीं है, नहीं कर सकती। ऐसे टेबल टेनिस है तो हम स्कूल के बाद है तो वहाँ पे स्पोर्ट्स स्कूल्स हैं। टेबल टेनिस चाइना के अंदर टेबल टेनिस स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर 8 घंटे टेबल टेनिस खेलना है और 3 घंटे पढ़ना है। तो और यहाँ पे हम लोग सिर्फ अपने एजुकेशंस के बाद स्पोर्ट्स को
करते हैं, सेकेंडरी रखते हैं उसको। सेकेंडरी लेके चलते हैं। सर हमने ये भी देखा है जैसे स्पोर्ट्स पर्सन जब अच्छा करने लगते हैं तो उनको विभिन्न सरकार के विभागों में नौकरी दे दी जाती है और उसके बाद उनका थोड़ा सा समय बट जाता है, तो इस को आप कैसे देखते हैं, वो कैसे बैलेंस करें और कैसे आगे बढ़ें? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरा भी इसमें मानना है कि मैं मोदी जी को एक लेटर लिखूं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आपने जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी की हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद। और बेसिकली कि 18 से 20 साल की उम्र में हमें, जैसे बच्चा ग्रेजुएट होता है 21 साल की उम्र में, या रेलवेज में 15 से 18 साल की उम्र में भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो हमारे प्लेयर्स का पीक होता है। अब हम 2036 ओलंपिक तो बिड कर रहे हैं, बट साथ में जो हमारा बेस्ट टैलेंट होता है वो जूनियर से निकलने के बाद होता है। अगर वो अपना पूरा समय एक ट्रेनिंग में देगा तो वो देश के लिए मेडल ला सकता है। वो उस टाइम जॉब में अपनी लाइफ सिक्योरेंस के लिए जाता है। वो उन्होंने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी वो किया कि आज हर फील्ड्स के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट उस पीरियड में एक बेंचमार्क डिसाइड कर दें कि 18 से लेके 35 साल तक जो उसका पीक है, उसको 8 घंटे जैसे वहाँ पे स्पोर्ट्स खेलना है और 2-3 घंटे आपको करना है, तो ऐसे ही तब तक वो उसकी जॉब सिक्योर रहेगी। 35 ईयर्स तक उसको अपने स्पोर्ट्स में 8 घंटे देने हैं। उसका जो टाइम शेड्यूल है या अटेंडेंस है वो वहाँ मार्क होनी चाहिए अपने सेंटर कि वो स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है। जी। तो जिससे हमें इंटरनेशनल मेडल्स या ओलंपिक मेडल की हम जो बात करते हैं कि 140 करोड़ है, हमारे 7 मेडल आए या 3 मेडल आए, वो तभी बढ़ सकता है कि जब हमारा प्लेयर्स इनिशियल स्टेज में जूनियर लेवल पे तो बहुत मेहनत करके उस चीज़ को अचीव करता है, जब उसको और ऊपर जाना होता है तब उसका टाइम पीरियड जॉब में जाने की वजह से कहीं पे 2 घंटे जाना है या 4 घंटे जाना है, तो उसका बेस्ट जो है वहाँ वेस्ट हो जाता है और हम हाई एंड पे नहीं जा पाते। ठीक है, तो अगला प्रश्न पायस मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अंडर 17, अंडर 19 में नंबर 1 रहे और भी बहुत सारे आपने मेडल्स जीते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आपको पता है कि आप फॉर्मर नंबर 1 है, या फिर एक प्रेशर आप फील करते हैं? नहीं, मैं बोलूँगा कि कॉन्फिडेंस है, ऑफ कोर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है साथ में कि आपने अब वर्ल्ड नंबर 1 है, ऑफ कोर्स बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सीनियर्स में भी वैसा ही परफॉर्म करेंगे, बट मेरे को प्रेशर नहीं आता क्योंकि मेरे को पता है कि अच्छा ठीक है, मैं सारी चीज़ें सही कर रहा हूँ, मेरी फिटनेस सही है, मेरा ट्रेनिंग सही है, एंड एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं 1 हूँ, ऑलरेडी वर्ल्ड नंबर 1 हूँ, मैंने चाइनीज़ को हराया, जापानीज़ को हराया, तो सीनियर में भी मैं वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँगा अपने गेम में। तो जैसे मैं अभी हैदराबाद में खेलता हूँ, कोच अमन बालगू है मेरे साथ, मेरे फिटनेस ट्रेनर है, क्योंकि वहाँ पे स्पेयरिंग पार्टनर्स भी बेटर है, तो मैं वहाँ पे जब ट्रेनिंग करता हूँ तो हम एक पूरा प्लान बना के चलते हैं कि अच्छा ये 3 मंथ्स में हमें ये करना है, अगले 6 मंथ्स में करना है, अगले 1 ईयर में, तो हमारे छोटे गोल्स है, तो उसको हम अचीव करते हैं और उससे कॉन्फिडेंस क्या है बिल्डअप होते रहता है। और बाकी जब भी डेली आता है सर मेंटर करते हैं कैसे करना है, आगे क्या करना है। पायस, आपने भी बताया अपना शेड्यूल के गोल्स हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग है, मेंटल ट्रेनिंग है, सो इट लुक्स लाइक अ वेरी बिजी डे फॉर यू। अब यू आर सच अ यंग गाय, ऐसे में आप डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कैसे दूर रखते हैं? जहां आपकी उम्र के लोग मोबाइल से नजरें नहीं हटती लेकिन आप डेडिकेटेड हैं एक स्पोर्ट्स की तरफ, हाउ डू यू चैनलाइज योरसेल्फ कि आप एक ही तरफ फोकस करके और अपने उद्देश्य की ओर चलते रहें? पहली बात तो इतना टाइम ही नहीं मिलता मेरे को कि मैं इतना फ़ोन यूज़ कर पाऊँ, बट हाँ एक गोल जो मैंने बनाया अपने लिए जी, तो ये क्या है कि एक तो हमारा स्केड्यूल ही ऐसा है कि मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, 7 to 9:30 10 मेरी ट्रेनिंग होती है, देन आई गो बैक एंड देन उसके बाद अपना खाना होता है, डाइट लेनी होती है प्रॉपरली, उसके बाद देन आई फिटनेस 2:30 to 4 आई डू फिटनेस एंड देन 4:30 से अगेन आई हैव सेशन। तो जान ही नहीं बचती है इतनी कि मैं जाके फ़ोन यूज़ कर पाऊँ ज़्यादा। ऑफ कोर्स जब टाइम मिलता है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता हूँ, बट वो यही है कि महीने 2 महीने में एक बार जब मैं दिल्ली आता हूँ, बट हो जाता है manage। तो पायस, भारत के लिए जब आप मेडल जीतते हैं उस वक्त, उस क्षण कैसा आप महसूस करते हैं, उसको ज़रा आप शब्दों में बताइए। शब्दों में बताना मुश्किल है, बट बहुत प्राउड, मतलब जिसे कहते हैं कि ना जब तिरंगा ऊपर जाता है, स्पेशली जब मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जो वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो जो फर्स्ट का जो होता है ना कि आप फर्स्ट हो इंडियन, और जब अपना तिरंगा ऊपर जाता है, सब जापानीज एंड चाइनीज़ थे एंड एक इंडिया का ऊपर जाता है, तो वो फीलिंग बहुत अलग है, वो फीलिंग नॉर्मल नहीं है, और वो आपको जब आप पोडियम पे खड़े होगे ना तभी फील कर सकते हो कि आपकी सारी जो आपने मेहनत करी है, सारी चीज़ें ना पुरानी आपको रिकॉल होती है कि आपने जो मेहनत करी है, जो डाइट करी है, जो सैक्रिफाइसेस करे हैं, जो फैमिली से दूर रहे हैं, तो सब रिकॉल होता है। वो फीलिंग एक बहुत ही इसे कहते हैं ना सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है। आप सिर्फ शब्दों में बयां कर रहे हैं, गूज़बम्स हमें आ रहे हैं कि क्या मंजर रहता होगा। सर ये बताएं कि जो बच्चे आपको भी देख रहे हैं वो कैसे अभी से अपने लेवल पे अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं और
किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए अगर वो आगे जाके इसमें टेबल टेनिस में करियर बनाना चाहते हैं? मेरा मानना है कि भाई टेबल टेनिस में अपना करियर बनाना है तो उनको हार्ड वर्क करना होगा, फिजिकल फिटनेस, क्योंकि हमारा जो गेम है 0.2 सेकंड में रिएक्शंस टाइम है, तो मेंटल ट्रेनिंग, फोकस, फिटनेस के ऊपर जितना ध्यान देंगे और राइट स्किल के लिए काम करेंगे, शॉर्टकट ना अपनाएं कि आज मुझे मैच जीतना है तो मैं इस चीज़ को अपना के अपने मैच को विन कर लूँ। एक पूरा जैसे हम स्टडी करते हैं तो अगर हमें किसी भी हायर स्टडी के लिए जाना है तो हमें 5 सब्जेक्ट्स को इक्वली 90+ मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी कि हमें आगे जाके पीसीएम में साइंस लेनी है तो खाली हमने पीसीएम किया और बाकी सब्जेक्ट्स को नहीं दिया। तो सेम ही स्पोर्ट्स के अंदर है कि हमारे जो स्ट्रोक्स हैं, हमारी फिटनेस लेवल हैं, जो मेंटल ट्रेनिंग है जी, सब चीज़ों को इक्वल टाइम दें और सब्जेक्ट्स वाइज सर्विस है, रिसीव है, काउंटर अटैक है, अटैक है, टॉस स्पिन है, बैक एंड टॉस स्पिन है, ईच सब्जेक्ट स्ट्रोक को हम इक्वल टाइम दें जिससे हमारे कहीं लैप्सेस ना हो तो हमें बिल्डिंग बनाना आसान रहे। राइट राइट। बिल्कुल। पायस, फ्यूचर को लेके क्या एस्पिरेशंस, क्या गोल्स हैं आपके? अभी फ्यूचर तो मेरे को जैसे ओलंपिक मेरा फिक्स है कि ओलंपिक गोल्ड मेडल मेरे को जीतना है। 2028 में वी आर ट्राइंग, हम ऑलरेडी हमारी मेहनत उस हिसाब से चल रही है, बट ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स भी है। तो अभी जैसे हमारा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई नीड टू क्रैक 100 वर्ल्ड के अंदर, एंड देन उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स है, अगले साल एशियन गेम्स है, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, एंड देखते हैं फिर कैसा होगा। एंड आई बिलीव कि ये सब पॉसिबल है। जैसे सर ने भी कहा कि जब सिस्टम अच्छा होता है ना तो अपने आप सारी चीज़ें प्लेस में आने लग जाती है। तो आई बिलीव कि ये सब हो सकता है, एंड इंडिया बहुत दूर नहीं है ओलंपिक मेडल से। बिल्कुल नहीं है, और आप जैसे प्रतिभाशाली प्लेयर्स हैं तो जाहिर है ओलंपिक से हमारी भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन जैसे कोई भी प्लेयर के पास टूल्स होते हैं या पेंटर के पास टूल्स होते हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वो लोगों को अपना बैट बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में अगर आपके रैकेट की बात करें, टेबल टेनिस का रैकेट देखने में तो बड़ा छोटा लगता है, लेकिन वो किस मटीरियल का बना होता है, उसकी कितनी अहमियत होती है उस मटीरियल की, उस टेक्निकलिटी के बारे में कुछ बताएं। जो टेबल टेनिस का रैकेट होता है उसमें एक प्लाई होती है, तो प्लाई के अंदर जैसे मेरी प्लाई है तो उसमें 7 अलग अलग लेयर्स के कार्बन डले हैं। ओके। एंड उसके साथ 2 रबर्स होती हैं, तो उसको हमें पेस्ट करनी पड़ती है। तो जो एक ओनली 1 प्लाई जिसके ऊपर हम रबर पेस्ट करते हैं दैट कॉस्ट अराउंड 20,000 रुपीज़। सो जो मेरी प्लाई है 25,000 की है, एंड उसके अलावा जो एक रबर है दैट कॉस्ट 7,500, and both the rubber cost totally 15,000. Okay. And then I need to change in every 2 to 3 days या फिर maximum 1 week. तो यही है कि जो सपोर्ट है ना, स्पेशली क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स, जैसे मैं फॉर्चुनेटली स्पॉन्सर हूँ, जो मेरा ब्लेड्स है, जो इक्विपमेंट्स है, वो सब टेकन केयर कर रहे हैं, एक कंपनी है बटरफ्लाई वो। बट जो बहुत सारे दिल्ली के अभी जो प्लेयर्स आ रहे हैं, फिर कोई भी इंडिया के जो ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर्स आ रहे हैं, उनके पास उतना सपोर्ट नहीं कि वो इतनी जल्दी रबर चेंज कर पाए जी। तो ये आई थिंक ये चीज़ हमें थोड़ी देखनी पड़ेगी, इंडिया में प्लेयर्स को कैसे ज़्यादा सपोर्ट करा जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स उनके पास ज़्यादा बेटर अगर इक्विपमेंट्स होंगे तो ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग कर सकते हैं। सर, जैसे पायस ने बताया, आप टेबल टेनिस का जो भविष्य है भारत में उसको कैसे देखते हैं? जाते जाते ये हमारे दर्शकों को बताते जाए। मैम, भारत का इस टाइम टेबल टेनिस का भविष्य बहुत उज्जवल है, और मैं ये कहूँगा कि दिल्ली से अभी जो मेडल होप है हमें ओलंपिक में या किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में, पायस से बहुत ज़्यादा है जी। और अभी हमारे इंडिया टीम, यंग टीम बहुत अच्छी कर रही है। मानव है, मानुष है, अंकुर भट्टाचार्य एक लड़का है, स्नेहित है और पायस। तो ये यंग टीम इस टाइम इंटरनेशनल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। वो दिन दूर नहीं कि हमें बहुत जल्द ओलंपिक के अंदर मेडल मिले। बिल्कुल। तो संदीप जी, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे ही आपके शिष्य बहुत कमाल करते रहें, और पायस आप ज़रूर ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।